नमस्कार। प्रेरणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि साल में 12 महीने होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं और 365 दिन, और हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक कॉज के रूप में मनाते हैं, जैसे कि 14 नवंबर का दिन जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी तरह से आज का दिन यानी कि 8 मार्च का भी एक अलग महत्व है। आज हम इसे मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। आज इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय नारी को सभी संवैधानिक अधिकार मिलने के बावजूद वो दर्जा नहीं मिल पाया है जिसकी वो अधिकारिणी है। आज भी समाज में हर बात पर उसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हम अपनी बालिकाओं और महिलाओं को पौष्टिक भोजन से भी वंचित रखते हैं, जबकि ये बात सब जानते हैं कि महिला के शरीर को पुरुष के शरीर के मुकाबले ज्यादा पौष्टिकता की जरूरत है, खास तौर से आयरन और कैल्शियम। महिलाओं और बच्चियों को किस प्रकार की पौष्टिक खुराक देनी चाहिए, आइए जानते हैं। जब एक गर्ल पैदा होती है तो हमने देखा है कि सारे रिश्तेदारों में, इवन मदर में, किसी को कोई खुशी नहीं होती। सब कहते हैं हाँ ठीक है। और जब एक बेटा पैदा होता है तो सब कहते हैं डॉक्टर साहब आपने हमें बड़ी अच्छी चीज़ दी। फिर उसके बाद हमने देखा है कि जब माँ उसको फीड करना स्टार्ट करती है, शी इज़ नॉट, वो बड़ी खुश नहीं होती है उसको दूध पिलाते हुए। 2-2 3-3 दिन तक दूध भी नहीं पिलाती है, और ऊपर का दूध जो देते हैं उसमें भी पानी वगैरह मिला के ही देते हैं। और बॉयज़ को तो वो बड़े ही अच्छे से ब्रेस्ट फीड करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो यहीं से ही गर्ल्स में कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है। बाद में भी जैसे गर्ल बड़ी होती है तो उसकी स्पेशल कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वो अपने आप कुछ भी खा ले। पर बॉयज़ को तो आगे पीछे प्लेट लेके घूमते हैं सारे, दादी स्पेशली। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक माँ अपनी डॉटर का बहुत ध्यान रखे। किशोरावस्था में तो लड़कियों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। ये वो समय होता है जब इनके शरीर में तेजी से परिवर्तन आने लगते हैं। इस समय उन्हें जरूरत होती है पौष्टिक भोजन और नियमित मात्रा में आयरन की। एडोलेसेंट एज ग्रुप में पहुंचते हैं तो गर्ल्स को बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं। वो किसी से पूछ नहीं पाती हैं, अपनी माँ से भी नहीं पूछ पाती हैं। पर सरकार की तरफ से इतने अस्पताल हैं, इतनी लेडी डॉक्टर्स हैं, वो जा सकते हैं, वहाँ जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अपनी डाइट का पूरा ध्यान रख सकते हैं। ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, हर रोज़ फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर लें। आंवला बहुत अच्छी चीज़ है। और माँओं के लिए है कि लोहे की कढ़ाई में खाना पकाया करें, उससे आयरन बहुत मिलती है। और गुड़ इतनी अच्छी चीज़ है हिंदुस्तान में, वो ज़रूर खाना चाहिए हर रोज़, ताकि अनीमिया ना हो। और कैल्शियम की कमी के पूरा करने के लिए तो दूध तो है ही, बहुत ज़रूरी है उसका पीना। काम तो महिला को करना ही पड़ता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो या शहर में नौकरी करती हो। वर्किंग वुमेन सबका ख्याल रखती हैं, सिवाय अपने। जैसे आजकल काफ़ी औरतें काम पे जाती हैं तो उनको अपने डाइट का पूरा ध्यान नहीं रख पाती हैं। एक तो जल्दी जल्दी सुबह उठ के खाना पकाना पड़ता है, तो वो क्या करती हैं कि बाज़ार से रेडीमेड खाना मंगवा के खा लेती हैं। वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। उनको थोड़ा सुबह जल्दी उठ के अपने लिए फ्रेशली कुक करके खाना बना के खाना चाहिए। और दूसरा है कि दूध बहुत पिए। दूध तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बाकी है कि फ्रेश फ्रूट डेली। अपना ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, पर इतना सुबह 8 बजे की गई हुई लेडी रात को 8 बजे आ रही है, फिर घर में अपने सबके लिए खाना पका रही है, तो उसका अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और आजकल तो सोयाबीन है, कह रहे हैं कि सोयाबीन बहुत ही अच्छा है, जितना खाएं उससे हड्डी इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होती है। दूध तो लेना ही है, फैटी डबल टोन्ड दूध लें ताकि कैल्शियम ही जाए। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। और बोन डेंसिटोमीट्री वगैरह आ गया है आजकल, जो खर्चा कर सकते हैं वो लोग अपना एक्सरे करवा के देख लें। हड्डियाँ मजबूत हैं तो उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। पर मोस्टली जो हमारे रूरल क्लास है तो वो तो उनकी हड्डी पहले से ही कमज़ोर होती है, तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सोयाबीन तो इतना सस्ता है, ज़रूर खाना चाहिए। महिला जब गर्भवती होती है तो समय होता है खूब पौष्टिक भोजन लेने का और आराम करने का।
हमारे समाज में इन दोनों मूल जरूरतों से महिलाओं को प्रायः वंचित ही रहना पड़ता है। जब एक लेडी माँ बनती है तो उसका काफ़ी ध्यान रखना चाहिए घर वालों को, क्योंकि एक तो वो औरत है, वो सबका ध्यान रख रही है, पर उसका भी सबको ध्यान रखना चाहिए। एक, उसको फ्रेश एयर, मॉर्निंग वॉक। दूसरा, बैलेंस डाइट। उसमें यह है कि 2 के जितना नहीं खाना है, पर हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। 900 ml मिल्क लेना चाहिए 1 किलो के बराबर 24 घंटे में, चाहे वो पनीर की तरह खाएं, चाहे दही बना के खाएं, खीर खाएं, कुछ भी खाएं, पर इतना चाहिए उनको। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो तो मीट वगैरह में उनको हाई प्रोटीन्स मिल जाते हैं। और डेली फ्रेश फ्रूट्स, उससे विटामिन्स मिलते हैं। और बाकी ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह, मशरूम्स खाएं तो उससे मिलेंगे। लोहे की कढ़ाई में खाना पकवाएं। गुड़ ज़रूर खाएं, आयरन होता है उसमें बहुत ज़्यादा। और अगर जो नॉन वेजिटेरियन है, डेली एक एग खाएं तो उसमें काफ़ी प्रोटीन्स हैं। और रिलैक्स्ड रहें। और ये है कि ज़्यादा खड़े ना रहें ज़्यादा टाइम। दोपहर को 2 घंटे आराम की बहुत ज़रूरत होती है। कई घरों में लेडी को आराम की टाइम ही नहीं मिलती है। गरीबी, बेरोजगारी, अंधविश्वास और गलत मान्यताओं से अगर देश को मुक्त करना है तो उसका सिर्फ एक हल है, शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो व्यक्ति को न केवल साक्षर बनाए, बल्कि पूरे जीवन वो उसका पथ प्रदर्शन करती रहे। भारत ने ऐसे कई उल्लेखनीय शिक्षाविदों को जन्म दिया है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के करिकुलम, उसके स्ट्रक्चर और उसके स्वरूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनमें से एक नाम जो उभर कर आता है वो है प्रोफेसर J.S. राजपूत, जो शुरू में कॉलेज में साइंस के लेक्चरर थे, लेकिन स्कूली शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि वे इसी में कार्य करेंगे। जो इस समय देश के सर्वोच्च स्कूली शिक्षा संस्थान NCERT के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर राजपूत ने इस संस्थान की कार्यशैली और स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत की है। आज के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं प्रोफेसर J.S. राजपूत। हमने देखे स्कूलों में पढ़ते बच्चे, हंसते बच्चे, गाते बच्चे, फूलों से लहराते बच्चे। कहाँ गए हैं बाकी बच्चे? भारत के भविष्य के बच्चे, सड़कों पर जो सोते बच्चे, दर दर मारे फिरते बच्चे, खेतों खलिहानों के बच्चे, वो कालीन बनाते बच्चे, बीड़ी के पत्तों को चुनते नन्हे नन्हे कितने बच्चे। कहाँ गए हैं? इनके कपड़े, खेल खिलौने, संगी साथी, घोड़े हाथी, उन परियों की कथा कहानी, किसने यह सब छीन लिया है? इनको वापस दे दें, इनकी हंसी खुशी लौटा दें, खेल खिलौने इन्हें लुटा दें, इन नन्हे नन्हे हाथों में शिक्षा का दीपक पकड़ा दें। अभावग्रस्त और शिक्षा से वंचित लाखों करोड़ों बच्चों का दर्द महसूस करते हुए वैज्ञानिक और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े प्राध्यापक प्रोफेसर राजपूत ने निर्णय लिया शिक्षा, और वो भी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में आने का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे हरदोई में जन्मे जगमोहन सिंह ने सन 1975 में शुरुआत की शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने की। विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर राजपूत का योगदान सराहनीय है। बतौर निदेशक NCERT वो महसूस करते हैं कि भारत में स्कूली शिक्षा के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है ड्रॉप आउट रेट को कम करना। हमारे देश में सबसे पहले जो आवश्यकताएं थी बच्चों को स्कूल में लाने की, उन्हें स्कूल में बनाए रखने की और उनकी उपलब्धियों का स्तर बढ़ाने की। इस दिशा में NCERT पिछले 42 वर्षों से काम कर रही है और इसके लिए हमने शोध किए, हमने सर्वेक्षण किए। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं, लड़कियां स्कूल क्यों नहीं आती हैं, और उसके लिए भारत सरकार की शिक्षा नीतियों में, राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों में क्या परिवर्तन होने चाहिए, ये NCERT ने अपने अध्ययनों के आधार पर उचित स्थानों पर इस बात को पहुंचाया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस एक परिवर्तन की सख्त जरूरत है वो है परीक्षा प्रणाली में सुधार। रटकर इम्तिहान दे देना और अच्छे अंक प्राप्त कर लेना इस बात का सबूत नहीं है कि विद्यार्थी में बहुत योग्यता है। जरूरत है विद्यार्थी को जागरूक और ज्ञानशील बनाने की। हमारी परीक्षा प्रणाली हमारे बच्चों के साथ अन्याय करती है, इसे बदलना आवश्यक है। पिछले 3 वर्षों से हम लगातार देश भर में जा जाकर इसकी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। उसमें
उनको समझ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अंकों के आने से ये जो दौड़ है कि मेरे 91 नंबर हैं इसलिए मैं 90 वाले से श्रेष्ठ हूँ, ये बंद होनी चाहिए। और इसके बंद होने से बहुत सी और चीजें भी होंगी जो बच्चों के हित में होंगी। नर्सरी से लेकर और 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी तमाम विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें हर वर्ष प्रकाशित करता है। इन पुस्तकों की गुणवत्ता जांचने के लिए सुप्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। हालांकि आलोचक इन पुस्तकों में कई कमियां और त्रुटियां भी ढूंढ निकालते हैं। आज अगर आप जाएं और एनसीईआरटी में देखें इस भवन में, तो कम से कम 10-12 वर्कशॉप सेमिनार्स हो रहे हैं। किसी में टाटा इंस्टीट्यूट से या किसी बड़े अन्य संस्थान से अध्यापक साइंटिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, कहीं प्राइमरी टीचर्स आए होंगे, कोई त्रिपुरा से आया होगा, कोई त्रिवेंद्रम से आया होगा, कोई अहमदाबाद से आया होगा। ये प्रक्रिया यहाँ लगातार चलती है। प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं, पुस्तक बनाने के होते हैं। इन अध्यापकों से हमारे जो साथी अध्यापक हैं वे जानते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों को कहाँ कठिनाइयाँ। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी अपनी पुस्तकें हर वर्ष रिप्रिंट करती है। प्रतिवर्ष हम अपनी हर किताब दोबारा छापते हैं। उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है। साल भर हमें बच्चों से सुझाव मिलते हैं, अध्यापकों से सुझाव मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, और हम उसका विश्लेषण करते हैं। जो भी उचित और उपयोगी होता है उसे हम तुरंत शामिल करते हैं। मेरे पास एक पत्र आया था कुछ दिन पहले, लगभग 2 वर्ष पहले। एक कक्षा 5 के विद्यार्थी ने लिखा कि मैं अपने भाई को कक्षा 3 की पुस्तक पढ़ा रहा था। पुस्तक में एक चित्र है जिसके नीचे लिखा है किसान हल जोत रहा है, लेकिन किसान उस पुस्तक में हल जोत नहीं रहा है, किसान हल कंधे पर रखे हुए। मैंने वो पुस्तक मंगाई और मैंने उस बच्चे को तुरंत पत्र लिखा कि अगले वर्ष जब हम किताब छापेंगे तो इसमें चित्र के नीचे लिखेंगे किसान हल जोतने जा रहा है। जब हम कोई नई किताब बनाते हैं उसका हम बाद में अध्ययन करते हैं। अनेक 50 स्कूलों में जाते हैं, अध्यापकों को साल भर किस अध्याय में, किस पैराग्राफ में बच्चों को समझने में कठिनाई हुई, बच्चों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं और ये सतत प्रयास जारी रहता है। एनसीईआरटी में एक ऐसा विभाग है जहां ऑडियो विजुअल के माध्यम से लेसन्स तैयार किए जाते हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय चैनल और ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से इन लेसन्स का नियमित प्रसारण होता है। पर साथ ये भी प्रश्न उठता है कि क्या ये लेसन्स अध्यापक का स्थान ले सकते हैं? मेरे विचार से अध्यापक का जो स्थान है वो तो उतना ही आवश्यक है जैसे माता पिता का स्थान, और इनको कोई तकनीकी अलग कर दे इसकी संभावना मुझे कतई दिखाई नहीं देती। हाँ, सीखने की प्रक्रिया में हम कई चीजों का उपयोग करते हैं, पहले भी करते रहे। हम उपकरणों का उपयोग करते थे, हम प्रयोग करते थे, अध्यापक उसमें दिशा देता है। ये संभव है कि नई तकनीकी से कई प्रयोग, कई चीजें बच्चे स्वयं सीख सकते हैं, कई जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत मानवीय तत्व है, जो संबंधों को स्थापित करता है, जो एम्पैथी को स्थापित करता है, जो हमें दूसरों की फिक्र करने की, दूसरों की परवाह करने की बात हमारे मन में लाता है, जो मानव मूल्यों को स्थापित करता है, उसके लिए तो अध्यापक के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। विविधता में एकता है, यह सभी मानते हैं। मूल्यों का ह्रास हो रहा है, आज सभी इस बात की शिकायत करते हैं। मूल्यों का समावेश शिक्षा में कैसे किया जाए, आज पूरे देश के लिए यही चिंता का विषय है। प्रोफेसर राजपूत के नेतृत्व में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में इस तरह के मूलभूत परिवर्तन करने की योजना चल रही है। आजकल जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, उसमें सभी इस बात से चिंतित हैं कि मूल्यों का ह्रास हो रहा है और इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। ये समाज की आवश्यकता है, राष्ट्र की आवश्यकता है। इसलिए हमने पाठ्यक्रम में तदनुसार परिवर्तन करने की बात कही और मूल्यों की शिक्षा पर और अधिक जोर देने की बात कही। एक और आवश्यकता बढ़ी है इन दिनों में, और वो है कि विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर देश की प्रगति में कार्य करें, एक दूसरे के प्रति आदर रखें। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इसके दिशा में हमने प्रयास किया और हमने ये कहा कि सभी बच्चों को सभी धर्मों की मूलभूत तत्वों की जानकारी होनी चाहिए, और इस जानकारी होने पर हर बच्चा दूसरे धर्म के बच्चों का सम्मान करेगा, दूसरे धर्म का सम्मान करेगा। स्कूली शिक्षा के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है, इस बात से सभी विशेषज्ञ सहमत हैं। एनसीईआरटी का मैंडेट यह भी है कि स्कूली शिक्षा ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दे। शिक्षक का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देश की आर्थिक स्थिति, अपार जनसंख्या, शिक्षा का कंकरेंट लिस्ट में होना और अभिभावकों और शिक्षा शास्त्रियों का इस बात पर जोर कि बच्चों पर से किताबों का बोझ कम किया जाए। हमने नए पाठ्यक्रम में कहा है कि कक्षा 1 और 2 में पहले 2 वर्ष केवल 2 चीज पढ़ाइए, मातृभाषा पढ़ाइए और गणित पढ़ाइए। और इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए, ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करिए जो बच्चे के आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध हो, जिनसे बच्चा परिचित हो। तीसरी चीज, कोई और पुस्तक नहीं, केवल उसको हमने कहा है आर्ट ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाइए, जीवन कौशल सिखाइए, उसको खेलने दीजिए, गाने दीजिए, नाटक में भाग लेने दीजिए और जो करना चाहे करने दीजिए। हमने ऐसा क्यों किया? हमारे विशेषज्ञों का विचार है कि और दुनिया भर में माना जाता है कि अगर पहले 2 वर्षों में बच्चे के अंदर स्कूल के प्रति रुचि पैदा कर दे तो आगे चलकर वो स्कूल छोड़ेगा नहीं। एनसीईआरटी का ये पाठ्यक्रम जो देश भर में लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं और लागू करने का प्रयास भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो अन्य काम हम करना चाहेंगे वो है कि बस्ते का बोझ कैसे कम हो, इसका हम अध्ययन करेंगे। हम चाहेंगे परीक्षा प्रणाली में अंकों के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम आए। इससे ऐसी प्रवृत्तियां, ट्यूशन, गाइड बुक्स, ये सब बंद होंगे और बंद नहीं तो कम तो हो जाएंगे। बच्चों पर अगर हम बोझ कम होता है बस्ते का, मानसिक रूप से तनाव कम होता है, तो ये एक देश के लिए आवश्यक है। विद्यार्थी की नींव पड़ती है स्कूल से, जहां शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके 35 वर्ष के अनुभव का निचोड़ है कि देश को यदि आगे बढ़ना है तो उसे शिक्षक की खूब कद्र करनी ही होगी। अध्यापक पर विश्वास करें और बार बार तब से मैं यही कहता हूं कि इस देश को अपने अध्यापकों पर विश्वास करना चाहिए। उनकी आलोचना तो हमने बहुत की है, हर जगह, हर समाचार पत्र में अध्यापकों की आलोचना होती है, परंतु अध्यापकों के योगदान की सराहना बहुत कम होती है। अगर हम उन पर विश्वास करें तो निश्चित रूप से उनकी कर्मठता बढ़ेगी। 1968 से शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा व्यावसायिक जीवन समर्पित करने वाले प्रोफेसर राजपूत की पत्नी का योगदान अद्भुत है। परिवार और बच्चों की पूरी जिम्मेवारी संभालने वाली श्रीमती राजपूत के माथे पर कभी शिकन नहीं आई कि घर के तमाम काम उन्हें अकेले ही करने पड़ते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी तो बहुत व्यस्त है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां एक संस्था के अध्यक्ष होने के नाते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ परिवार भी है और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो उन जिम्मेदारियों को मैं निभा लेती हूं। और जो हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, अब तो खैर हमारे बच्चे दोनों ही सेटल्ड हैं, लेकिन उसके पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी थी और घर गृहस्थी और नाते रिश्तेदारों को निभाना, ये सब मैंने किया। और इस तरह से जो समय बचा वो सारा समय उन्होंने अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में लगाया और इस तरह और वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। इस वजह से वो आज इस ऊंचाई तक पहुंच सके। इस वरिष्ठ शिक्षाविद ने अपने बच्चों को पूरी आजादी दी ताकि वे अपनी पसंद का करियर चुन सकें। उनका ये दृढ़ मत है कि माता पिता को अपने बच्चों पर अपने विचार थोपने नहीं चाहिए, खास तौर से यदि वो अपनी पसंद का कोई भी काम करना चाहते हो। मैंने अपने बच्चों को ये कहा था शुरू में कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और उन्होंने अपने निर्णय स्वयं लिए। मेरी लड़की ने जर्नलिज्म में कोर्स किया, हिस्ट्री में एमए किया और वो यूजीसी में पब्लिकेशन ऑफिसर हैं, जीवन में व्यवस्थित हैं। मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया और वो आईसीआईसीआई में मैनेजर हैं। अपने ढंग से दोनों ही ने अपनी दिशा चुनी। मैंने केवल एक फैसिलिटेटर का काम किया और मैं समझता हूं माता पिता को ऐसा ही करना चाहिए, अपनी इच्छाएं थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्कूल छूट गया तो क्या, पढ़ाई नहीं छूटेगी। अगर आप चाहें तो बिना स्कूल जाए भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जरिए आगे पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित विश्व की सबसे बड़ी मुक्त स्कूली शिक्षा प्रणाली है। 10वीं, 12वीं एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रायोगिक व सिद्धांत परीक्षाएं 24 मार्च से 9 मई तक। परीक्षा केंद्र और परीक्षा संबंधित सूचना के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
यदि आप बागवानी से लेकर विपणन तक की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में रुचि रखते हैं, तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 30 लाख तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए 60 लाख तक के मुफ्त अनुदान का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, करे सपने साकार। हम भारतीयों में एक ही कमी है, हम जहाँ होते हैं बस वहीं बैठ जाते हैं और उसे ही अपना संसार समझ लेते हैं। अरे भाई उठिए और पूरे देश को देखिए। हमारे देश में इतनी विविधता है, इतनी खूबसूरती है, इतनी सुंदरता है और प्राकृतिक सुंदरता की अद्भुत मिसाल है देश के भूभाग का अंतिम छोर कन्याकुमारी। एक बार वहां जरूर जाएं और देखें 3 सागरों का संगम और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। देश के मेनलैंड का अंतिम छोर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी 1 या 2 सागरों से लगा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ 3 सागर मिलते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। पूरी दुनिया में ये शायद विरला ही स्थान है जहाँ एक जगह बैठे आप सूर्य उदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। वो भी कि सूर्य समुद्र से बाहर आता नजर आता है और शाम को समुद्र में डूब जाता है। हजारों की तादाद में लोग कन्याकुमारी में केवल सूर्योदय देखने आते हैं। इतना खूबसूरत नजारा केवल भाग्य वालों को ही नसीब होता है। 3 सागरों का ये संगम इतना पवित्र माना जाता है कि लोग यहाँ अपने पुरखों का पिंडदान करने आते हैं। इस संगम में स्नान करना बड़ा ही पुण्य अर्जित करने का कार्य माना जाता है। जो यात्री स्नान नहीं कर पाते वे मंत्रमुग्ध हो प्रकृति की सुंदरता निहारते रहते हैं। कुछ यात्री इसकी सुंदरता से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वे कन्याकुमारी के बिना भारत भ्रमण को अधूरा मानते हैं। हम लोग सूर्य नगरी जोधपुर से हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके से आए हैं, बिल्कुल कॉर्नर से, और यहाँ इस कन्याकुमारी को जो भारत का सबसे दक्षिण का अंतिम छोर है उसको देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आकर के हम बहुत खुश हुए। यहाँ पर 3 सागर मिलते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों मिलते हैं। उनका बहुत अच्छा सीन, आप सीन देखिए कितनी सुंदरता है यहाँ की, और इसका कोई मुकाबला नहीं है। कोई 100 वर्ष पहले विवेकानंद यहाँ आए थे। इस छोटे से द्वीप पर विवेकानंद तैर कर पहुँचे और काफी अरसा तक इस द्वीप पर उन्होंने तपस्या की। उनकी याद में यहाँ एक रॉक मेमोरियल निर्मित हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में यात्रीगण यहाँ आते हैं। यात्रियों में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल बड़े आकर्षण का केंद्र है। कन्याकुमारी का दौरा अधूरा रहेगा यदि आप यहाँ का सूर्यास्त न देख पाए।